हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर को ही, है ना। 5 नंबर तक हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग 5 नंबर तक के वेक्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है 6 नंबर से आगे के वेक्टर, बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 6 नंबर के ऊपर आते हैं। यहाँ पर 6 नंबर में लिखा गया है कॉलिनियर वेक्टर, है ना। कॉलिनियर वेक्टर लिखा गया है, और कॉलिनियर वेक्टर संरेखीय वेक्टर, है ना, संरेखीय सदिश। तो इसमें लिखा गया है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर कहा जाता है। ओके, कोई भी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे, है ना। जैसे आप देखिए, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, पैरेलल वेक्टर, है ना। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? जब दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक समान हो और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक जैसा हो, तो उन दोनों वेक्टर को क्या कहा जाता है? पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? कि जब दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन उल्टा हो, एक का डायरेक्शन आगे तो दूसरे का डायरेक्शन पीछे, या एक का डायरेक्शन अपवर्ड तो दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, है ना, एक का ऊपर तो दूसरे का नीचे। तो इस तरह के पैरेलल को, पैरेलल का मतलब दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब कहलाता है? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो, साथ साथ में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो। और जो है एंटी पैरेलल वेक्टर किसको कहा जाता है? जब दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस सेम हो लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, उल्टा हो। ओके, तो यहां पर जो कॉलिनियर वेक्टर का डिफिनेशन है, डिफिनेशन ये है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर कहा जाता है, चाहे इस तरह का वेक्टर हो या इस तरह का वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, है ना। दोनों में से कुछ भी रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉलिनियर वेक्टर बोल देंगे। ओके, अब यहां पर लिखा गया कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर वेक्टर्स, देन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है कॉलिनियर वेक्टर हैं, तब क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होगा। क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होगा। जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर होगा, तब दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा? वो ये रिलेशन होगा वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। लेमडा क्या है? कोई भी रियल नंबर है। लेमडा क्या है दोस्त? कोई भी रियल नंबर है ना। तो जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है कॉलिनियर वेक्टर होगा, तो दोनों वेक्टर में संबंध क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, है ना। लेमडा की जगह पर कोई भी, लेमडा की जगह पर म्यू भी लिख सकते हैं, है ना। कोई भी स्केलर नंबर आएगा, कोई भी स्केलर नंबर कहे तो कोई भी रियल नंबर आएगा। ओके, या फिर आप वेक्टर बी इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर है तो वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी या वेक्टर बी इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर ए होगा, है ना। वेक्टर बी इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर ए या म्यू टाइम्स वेक्टर ए, जो भी बोल दो, ठीक है। तो दो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होगा तो दोनों में क्या संबंध होगा? दोनों में संबंध होगा कि एक वेक्टर बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड वेक्टर। एक वन वेक्टर इक्वल क्या होगा? सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड वेक्टर, है ना। तो कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या संबंध होगा? वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए इक्वल सम आपका स्केलर नंबर इनटू वेक्टर बी, इस तरह से होंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपके बुक में भी है ना। ये बेसिक चीज है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर हैं, तब दोनों में क्या संबंध है? तब यही होगा वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, या वेक्टर बी इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, या वेक्टर बी इक्वल म्यू टाइम्स वेक्टर ए। ओके, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार आपके जो है बेसिक जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन है ना। तो क्या रिलेशन है? वेक्टर ए इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर बी या वेक्टर ए इक्वल म्यू टाइम्स वेक्टर बी। मतलब एक तो जो वेक्टर लिखना है ना, एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर बोला है, तो इसका मतलब एक तो वेक्टर जो होगा लेमडा टाइम्स वेक्टर बी दूसरे का, या वेक्टर बी बराबर म्यू टाइम्स वेक्टर ए कर दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते कि लेमडा वेक्टर ए म्यू वेक्टर बी, नो, ठीक है ना। किसी एक में ही मल्टीप्लाई करना है, किसी एक में ही, या तो वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है या तो वेक्टर बी के साथ, कोई एक में ही कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ नहीं करना है ना। रिलेशन यही है ना, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी दो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होगा तो दोनों में संबंध यही होंगे। ओके, तो अब जो है
यहाँ पर चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको केस करके मैंने लिख दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब कॉलिनियर वेक्टर होगा तब वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होंगे, है ना। वेक्टर ए इक्वल क्या आ जाएंगे, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी आ जाएंगे। अब यहां पर केस ए में इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, है ना, ये रिलेशन है। लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 हो गया देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, है ना। तो लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम डायरेक्शन, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास सेम डायरेक्शन होगा। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 रहा तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन। अब देखिए वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी है, तो अगर वेक्टर ए इक्वल लैम्डा की जगह पर 2 वेक्टर बी, थोड़ा पानी पी लें यार। हाँ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर लैम्डा की जगह पर कोई भी स्केलर नंबर, जैसे वेक्टर ए इक्वल 2 टाइम्स वेक्टर बी लिख दें, है ना। तो ये लैम्डा की जगह पर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला नंबर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या संबंध है कि वेक्टर ए जो है 2 गुना बड़ा है ना वेक्टर बी से। ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, ओके। तो वेक्टर ए बराबर 2 टाइम्स वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर बी में जब 2 से गुना करेंगे तब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, है ना। और डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों पॉजिटिव है, आगे का साइन दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। जब भी लैम्डा ग्रेटर देन 0 रहेगा तब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों का डायरेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओके। तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर है। अगर लैम्डा इन दोनों का, इसका भी पॉजिटिव साइन है इसका भी सब पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर होंगे, ओके। तो इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को क्या कहा जाता है, लाइक वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, लाइक वेक्टर कहा जाता है। केस बी इफ लैम्डा लेस देन 0 देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, लैम्डा लेस देन 0, है ना, लैम्डा लेस देन 0, इसको मैं रब कर दूं। तो जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या संबंध है, लैम्डा ए, वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो लैम्डा लेस देन 0 निगेटिव होगा, मान लेते -2 ले लिया, तो वेक्टर ए इक्वल -2 टाइम्स वेक्टर बी, ओके। तो देखिए वेक्टर ए का आगे का साइन पॉजिटिव है तो वेक्टर बी का नेगेटिव है, ओके। वेक्टर ए तो होगा आगे लेकिन वेक्टर बी जो है पीछे होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो डबल है ना, मैग्नीट्यूड तो डबल है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डबल है, मतलब वेक्टर बी में जब 2 से गुना करेंगे तब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। लेकिन आप देखिए डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक के आगे माइनस है तो दूसरे के आगे प्लस है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर है, ओके। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को अनलाइक वेक्टर कहा जाता है ना। लैम्डा जब लेस देन 0 रहेगा तब जो है आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट केस सी इफ लैम्डा इक्वल 1, जब लैम्डा 1 के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, लैम्डा के जगह पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो लैम्डा इक्वल 1 अगर ले लेंगे तो वेक्टर ए इक्वल क्या आ जाएंगे, 1 इंटू वेक्टर बी, कहे तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, है ना, दोनों इक्वल वेक्टर आ जाएंगे। तो वही लिखा गया है कि लैम्डा इक्वल 1 देन वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, कहे तो ये आपका इक्वल वेक्टर हो गया, ओके। अब केस डी में है इफ लैम्डा इक्वल -1, है ना, लैम्डा जब -1 के इक्वल आएगा तो वेक्टर ए इक्वल माइनस टाइम्स वेक्टर बी, और दोनों के इधर ला देंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल 0 आ जाएंगे, है ना। लैम्डा जब -1 के इक्वल आ जाएंगे, -1 ले लेंगे तो वेक्टर ए बराबर माइनस टाइम्स वेक्टर बी, तो अगर इधर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। वेक्टर ए इक्वल माइनस टाइम्स वेक्टर बी, और इसको इधर लाएंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल 0। जब भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल 0 रहेगा तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे का ऋणात्मक वेक्टर है, एक दूसरे का ऋणात्मक सदिश होगा, ओके। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा, ओके। 7 नंबर में
आगे देखिए नन कॉलिनियर वेक्टर, है ना। ये कॉलिनियर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कॉलिनियर का 4 अलग अलग केसेस था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो है नन कॉलिनियर वेक्टर के ऊपर आते। कॉलिनियर वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नन कॉलिनियर वेक्टर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है ना। इस बात को ध्यान रखना है, इसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसके भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो देखेंगे और साथ साथ में इसमें जो है इन दोनों वेक्टर पर जो सवाल बनते हैं आईटी मेंस और एडवांस में खूब सवाल बनते हैं, है ना। हम उस आईटी एडवांस का एक सवाल है जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब जो है हम लोग नन कॉलिनियर वेक्टर के ऊपर आते हैं। तो नन कॉलिनियर वेक्टर में लिखा है इफ टू वेक्टर्स आर नॉट कॉलिनियर देन दे आर सेड टू बी नन कॉलिनियर वेक्टर। बोला है कि दो वेक्टर जब कॉलिनियर नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे, नन कॉलिनियर बोलेंगे। तो कोई भी दो वेक्टर है अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, नन कॉलिनियर। कॉलिनियर नहीं होने का मतलब वो दोनों वेक्टर या तो पैरेलल नहीं है या तो एंटी पैरेलल नहीं है ना। दो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर कब कहलाता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, है ना। सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर लेकिन या फिर अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, लेकिन वो पैरेलल ही रहेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन उल्टा रहेगा, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगा और पैरेलल रहेगा, है ना। तो पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। तो बोला कि जो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर नहीं होगा, मतलब जो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा तो उसको हम नन कॉलिनियर बोल देंगे। आप देखिए एक तो वेक्टर इधर गया है, दूसरा वेक्टर इधर गया है, क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं? नहीं है। क्या ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं? नहीं है। तो जो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, नन कॉलिनियर वेक्टर बोल देंगे, है ना। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो अब जो है आगे यहां पर लिखा गया इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नन कॉलिनियर वेक्टर्स एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं दो नन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, है ना। दो कैसा वेक्टर्स हैं, नन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। तब जो है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, है ना। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दो नन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं और जो है एक इक्वेशन है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इक्वल एक्स डैश वेक्टर ए प्लस वाई डैश वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, नन कॉलिनियर वेक्टर है। और वेक्टर ए और समझिएगा बात को, है ना, कंसेप्चुअल बात है यहाँ पर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, नन कॉलिनियर वेक्टर है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक इक्वेशन लिखा गया है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इक्वल एक्स डैश वेक्टर ए प्लस वाई डैश वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या लिखा गया है, एक इक्वेशन लिखा गया है। तब जो है वेयर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। एक इक्वेशन वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, नन कॉलिनियर वेक्टर है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक इक्वेशन लिखा गया है ना। इस तरह से एक इक्वेशन दिया रहेगा तब इसका मतलब ये होगा देन गिवन इक्वेशन इंप्लाइज, तब जो दिया गया इक्वेशन है ये इंप्लाइज करेगा कि वेक्टर ए का कोएफिशिएंट जो है ये बराबर होंगे, एक्स इक्वल एक्स डैश हो जाएंगे और वेक्टर बी का भी कोएफिशिएंट क्या बराबर हो जाएंगे जब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर हो, नन कॉलिनियर वेक्टर हो, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी नन कॉलिनियर वेक्टर रहेगा और वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक इक्वेशन रहेगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, फिर से समझिए आप। वेक्टर ए और वेक्टर बी नन कॉलिनियर वेक्टर हैं, है ना। और वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस तरह से एक इक्वेशन दिया हुआ है। तब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नन कॉलिनियर वेक्टर हैं, हमको पता है कि ये नन कॉलिनियर वेक्टर हैं, साथ साथ में एक इक्वेशन दिया हुआ है, तब जो है वेक्टर ए का कोएफिशिएंट बराबर कर देना है और फिर वेक्टर बी का भी कोएफिशिएंट क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ओके, तो आप दोस्त पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल लेंगे, है ना, कॉलिनियर और नन कॉलिनियर वेक्टर पर। तो नन कॉलिनियर वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर को हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है इसके आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक नोट्स है, खैर इसको भी रब कर देता हूँ। एक नोट करके लिखिएगा, आई कैप क्या है ना। आई कैप यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके। ये चीज है। तो आपको जो है आई कैप, जे कैप और के कैप का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मान लेता हूं। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से डिनोट किया जाता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किस, के कैप से डिनोट किया जाता है, ओके, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और सब एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपको जो है आई कैप, जे कैप और के कैप जो है, आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या कहा जाता है, के कैप कहा जाता है। क्या ये दोनों आई कैप और जे कैप कॉलिनियर वेक्टर हैं या नहीं है? नहीं है कॉलिनियर, नन कॉलिनियर वेक्टर है। कॉलिनियर किसको बोलते हैं, जो पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, न तो पैरेलल दिख रहा है, न तो एंटी पैरेलल दिख रहा है ना। जे कैप और के कैप भी है ना पैरेलल, न तो एंटी पैरेलल, है ना। तो तीनों में से कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी दो का कॉम्बिनेशन लीजिए, आई और जे, ये कॉलिनियर नहीं है, नन कॉलिनियर वेक्टर, जे के नन कॉलिनियर, के आई नन कॉलिनियर। तो आई, क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक आपस में जो है परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता है ना। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है नन कॉलिनियर वेक्टर है ना। आई कैप, है ना, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कैसा वेक्टर, नन कॉलिनियर वेक्टर, है ना, नन कॉलिनियर वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, नन कॉलिनियर वेक्टर है ना। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता। पैरेलल या एंटी पैरेलल रहता तो फिर जो है वो कॉलिनियर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम नन कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, हम एक सवाल लेते हैं छोटा सा, है ना, फिर देखते हैं कि इफ, जैसे वेक्टर, इफ वेक्टर ए इक्वल, समझिएगा, और 2 एक्स आई कैप प्लस 3y जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल 8i प्लस 9j, देन फाइंड वेक्टर इतना, है ना। वेक्टर ए दे रखा है एंड वेक्टर बी। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, इफ यहां से हटा देता हूं, इफ वेक्टर ए दिस एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए and vector b are equal vector, then find x and y, okay। तो वेक्टर a this and वेक्टर b equal this। If vector a and vector b are equal vector, then find x and y। बोला कि वेक्टर a और वेक्टर b जो है इक्वल वेक्टर हैं, तब जो है आप x और y निकालिए, ओके। तो वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल वेक्टर थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a बराबर वेक्टर b है। तो वेक्टर a क्या दे रखा है, 2x i कैप प्लस 3y j कैप इक्वल वेक्टर b क्या दे रखा है, 8i कैप प्लस 9j कैप, ओके। वेक्टर a और बराबर वेक्टर b, वेक्टर a ये है, वेक्टर b जो है ये है। वेक्टर a और वेक्टर b को इक्वल कर दिया। अब जो है दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वल वेक्टर आ गया। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है नन कॉलिनियर वेक्टर हैं, और इस तरह से इक्वेशन है x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b बराबर x डैश वेक्टर a प्लस y डैश वेक्टर b, y डैश वेक्टर b, है ना। देन अगर इस तरह से है तो x बराबर x डैश होगा एंड y बराबर क्या हो जाएंगे, y डैश हो जाएंगे। x इक्वल x डैश, y इक्वल y डैश आ जाता है ना। वेक्टर a और वेक्टर b नॉन कॉलिनियर वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर i और वेक्टर j क्या है, वेक्टर a और b के जगह पर क्या है, वेक्टर i और वेक्टर j, है ना। वेक्टर i और वेक्टर j क्या है, नॉन कॉलिनियर वेक्टर है ना। तीनों जो है i कैप, j कैप और k कैप आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, तीनों नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं। तो इसका मतलब एक दूसरे का i j के, i और कैप और j कैप ये दोनों नॉन कॉलिनियर, j और k नॉन कॉलिनियर, k i नॉन
कॉलिनियर है ना, सब एक दूसरे का नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं। तो नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉलिनियर वेक्टर का कोफिशिएंट बराबर कर देना। देखिए वेक्टर ए का किस तरह से कोफिशिएंट बराबर कर दिया, दोनों तरफ वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कॉलिनियर है तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट इक्वल और वेक्टर बी का भी कोफिशिएंट क्या कर दिए, इक्वल कर दिया। ओके, तो यहां पर देयरफॉर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर आई और जे नॉन कॉलिनियर है तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। 2x इक्वल 8 आ जाएंगे और 2 4 जा 8 आ जाएंगे तो x इक्वल क्या आ जाएंगे 4 और 3y जो हैं 3y जे कैप का कोफिशिएंट इक्वल कर देना है, 3y इक्वल 9, ठीक है, और 3 3 जा 9 तो y इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल यहां पर लिख देता हूं y इक्वल 3। ओके, तो x इक्वल 4 y इक्वल 3 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्त। ओके, तो कॉपी कर लीजिएगा। सो सिंपल, ध्यान रखना है आई कैप जे कैप और के कैप नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं, नॉन कॉलिनियर वेक्टर आई और जे हैं, तो इस आई और जे के कैप के फॉर्म में एक इक्वेशन था तो उसका कोफिशिएंट इक्वल कर दिया। ओके, तो चलिए कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करके जो है अगला सवाल डालूंगा। ध्यान रखिएगा आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। नॉन कॉलिनियर वेक्टर रहेगा और इस तरह से इक्वेशन रहेगा तो आई कैप का कोफिशिएंट बराबर कर देना है, जे कैप का कोफिशिएंट बराबर कर देना, अगर के कैप रहता तो के कैप का भी कोफिशिएंट इक्वल कर देते। ओके, तो चलिए ठीक है, रब कर देता हूं। वेक्टर ए इक्वल एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस 8 जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल 5, ठीक है, 5 आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई जे कैप, ठीक है। और if vector A and vector B are equal vector then find x and y। ओके, तो इस तरह का अच्छा सवाल होता है ना, सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाली बात यही है कि अगर नॉन कॉलिनियर वेक्टर के रूप में एक इक्वेशन है तो नॉन कॉलिनियर वेक्टर का कोफिशिएंट इक्वल करते जाना है ना, दोनों तरफ आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का कोफिशिएंट, अगर के रहता तो के कैप का भी कोफिशिएंट इक्वल कर देते। तो यहाँ पर जो है ए दे रखा है बी दे रखा है, दोनों इक्वल है, वेक्टर ए इक्वल क्या है, वेक्टर बी है, दोनों इक्वल हैं। तो वेक्टर ए क्या है, एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस 8 जे कैप, वेक्टर बी क्या है 5 आई कैप और प्लस एक्स माइनस वाई जे कैप। ओके, ये चीज़ है। अब देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट बराबर कर देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 5 है ना, ये देखिए आई कैप का कोफिशिएंट इधर क्या है, एक्स प्लस वाई है, इधर क्या है 5 है, एक्स प्लस वाई इक्वल 5 और फिर जे कैप का कोफिशिएंट भी इक्वल कर देंगे तो 8 इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। ओके, तो इसके बाद एडिंग कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। ओके, तो x इक्वल क्या आ जाएंगे 13/2 है ना। अब इसके बाद x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, पुट x इक्वल 13/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल 5 है, तो x जो है आपका 13/2 प्लस y इक्वल 5, तो y इक्वल 5 माइनस 13/2। ओके, तो y इक्वल 10 माइनस 13/2, y इक्वल क्या आ जाएगा -3/2। तो देयरफॉर x जो है 13/2 और y इक्वल जो है -3/2। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसे मैं रब कर देता हूं, फिर जो है हम सवाल लेंगे एक। ओके,
सवाल ये है कि इफ A and B, vector A and vector B are non-collinear vector, non-collinear vector, ठीक है। ये IIT एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, और आगे जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स सच दैट वेक्टर अल्फा इक्वल, सच दैट वेक्टर अल्फा इक्वल x माइनस 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड बीटा इक्वल साथ साथ में एंड वेक्टर बीटा इक्वल 2x प्लस 1 वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ओके, आर कॉलिनियर। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो संभावना नहीं कि इतना खतरनाक सवाल पूछा जाए, और ये संभावना है कि जेईई मेंस में पूछ दे, एडवांस में पूछ दे, तो समझिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये आपका नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें। अच्छा, ठीक है। बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग चेक करने गया था तो हमको लग रहा था कि पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आते हैं सवाल के ऊपर। हाँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स such that vector alpha equal x minus 2 vector a plus vector b and vector beta equal 2x plus 1 vector a minus vector b are collinear, ओके। तो वेक्टर a और वेक्टर b जो है नॉन कॉलिनियर वेक्टर, ये बोल रखा है वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में, और बोले कि x निकालिए ताकि वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा कैसा वेक्टर हो, वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा कैसा वेक्टर हो, कॉलिनियर वेक्टर हो। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेक्टर a और वेक्टर b कॉलिनियर वेक्टर होता है, तो दोनों में क्या संबंध होता है, वेक्टर a इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ओके। होता है या नहीं होता है, होता है ना। वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा बोला कॉलिनियर वेक्टर है, तो वेक्टर अल्फा इक्वल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बीटा, ओके। वेक्टर अल्फा क्या है, x माइनस 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बीटा, वेक्टर बीटा क्या है 2x प्लस 1 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ओके। ये आ जाएगा वेक्टर बीटा लैम्डा टाइम्स वेक्टर बीटा की जगह पर ये चीज है। अब x माइनस 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा इंटू 2x प्लस 1 इंटू वेक्टर ए माइनस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ओके। अब देखिए यहां तक पहुंच गए। अब आगे जो यहां पर देखिए क्या लिखा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर आता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल होता है या नहीं होता है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो x माइनस 2 नो लिखा जाएगा, x माइनस 2 इक्वल लेमडा इंटू 2x प्लस 1, ओके। वेक्टर ए का कोफिशिएंट इधर x माइनस 2, इधर क्या है लेमडा इंटू 2x प्लस 1 इक्वल कर दिया, और वेक्टर बी का भी कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। वेक्टर बी का कोफिशिएंट इधर कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल इधर वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या है माइनस लेमडा, तो लेमडा इक्वल कितना आ गया -1, ओके। लेमडा की वैल्यू यहां पर -1 आ चुका है। अब लेमडा की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, है ना। तो पुट लेमडा इक्वल रख देता हूं यहां पर -1, है ना, निकल चुका है इधर से लेमडा। तो x माइनस 2 इक्वल -1 इंटू 2x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल -2x माइनस 1 -2x माइनस 1, ओके। फिर नेक्स्ट जो है आपका आ जाएंगे x और -2 इधर आएगा तो +2x हो जाएंगे और इक्वल
-1 और +2 इधर जाएंगे, -2 उधर हैं तो +2 आ जाएंगे, और ये आपका 3x आ जाएंगे, -1 + 2 कहे तो 1 आ जाएंगे, और x इक्वल क्या आ जाएंगे 1/3। x की वैल्यू निकालने बोला था तो 1/3। अच्छा सवाल है ना, इसे कॉपी कर लीजिएगा। जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल है, कॉलिनियर वेक्टर नॉन कॉलिनियर वेक्टर दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। कॉपी कर लिए दोस्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर को हम लोगों ने खत्म कर दिया है ना, उस पर जो सवाल बन सकता तो हम लोगों ने सवाल भी ले लिया। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग आगे के वेक्टर के ऊपर आते हैं। शायद ये कितने नंबर पर था मुझे पता नहीं, शायद 6 नंबर 7 कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर 6, इसके बाद 7 नंबर होगा शायद, ठीक है। और ठीक है, अब आएंगे 8 नंबर। चलिए कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, 8 नंबर में को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर those vectors वे वेक्टर्स whose जिनका इनिशियल पॉइंट, जिसको आप टेल कह सकते हैं, आर सेम, ठीक है। दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर, ओके। तो जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को-इनिशियल वेक्टर, ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे यहां पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के इनिशियल पॉइंट देखिए सेम है या नहीं है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसा वेक्टर बोलेंगे, इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। को-इनिशियल वेक्टर, को मतलब एक साथ होता है ना, को इनिशियल वेक्टर का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट साथ साथ हो, है ना। जैसे बोलते हैं कि को एजुकेशन बोलते हैं, को एजुकेशन में तो वैसा एजुकेशन जिसमें लड़का लड़की साथ साथ पढ़ता हो, है ना, वो आपका को एजुकेशन कहलाता है। उसी तरह से को इनिशियल का मतलब कि वैसा, को इनिशियल वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, को इनिशियल हो, मतलब को इनिशियल पॉइंट का मतलब साथ साथ इनिशियल पॉइंट हो, है ना। तो को का मतलब साथ साथ, है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। को इनिशियल वेक्टर है, इसका मतलब जिन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट साथ हो, एक साथ हो, है ना, एक समान मतलब एक जैसा हो, सेम हो, है ना, तो उसको मतलब हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, है ना। चाहे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, ये वेक्टर सी। तो ये तीनों का तीनों वेक्टर कैसा वेक्टर है ना। यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पर तीनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर, जिसका तीनों पॉइंट सेम हो, एक साथ हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर, है ना। जिसका इनिशियल पॉइंट है ना, जिसका जो है टेल है, तीनों वेक्टर का टेल जो है एक मतलब एक ही समान है, एक जगह पर है ना, जिसका मतलब हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, एक जैसा हो, है ना, एक समान हो, है ना, सेम हो, है ना, जिसका इनिशियल पर जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक समान हो, एक जैसा हो, एक ही पॉइंट हो, है ना, एक ही जगह से निकलता हो, है ना, बहुत सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलता हो, है ना, तो उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट जो है 9 नंबर में को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, those vectors
whose terminal points कहे तो हेड आर सेम, देन दे आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। ओके, जिस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम हो, है ना, हेड सेम हो। देखिए ये वेक्टर यहीं पर, जिसका हेड सेम पॉइंट पर मिलता हो, दोनों वेक्टर का हेड देखिए सेम पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, को टर्मिनल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को टर्मिनल वेक्टर। जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जिसका हेड सेम हो, दोनों वेक्टर का हेड देखिए सेम है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, को टर्मिनल वेक्टर। और भी आ सकता है ना, दो वेक्टर के साथ तीन भी रह सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। तो वेक्टर ए सब जाकर यहां पर मिल रहा है, सबका हेड एक समान है, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को टर्मिनल वेक्टर। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना है, को इनिशियल का मतलब जिसका टेल जो है समान हो, मतलब टेल जो सेम पॉइंट से वेक्टर निकालता हो उसको को इनिशियल वेक्टर, है ना, सेम पॉइंट पर वेक्टर जाता हो, है ना, तो उसको हम को टर्मिनल वेक्टर, मतलब जिसका हेड सेम हो, जिसका टेल सेम होगा उसको को इनिशियल, जिसका हेड सेम होगा को टर्मिनल। अब को इनिशियल और को टर्मिनल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है ना, तो को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर का जो इस्तेमाल होता है ना, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, है ना, उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर का जो इस्तेमाल होता है, क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को निकालने में इस्तेमाल होता है। ओके, तो को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर का जो यूज होता है, जो इस्तेमाल होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को फाइंड करने में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहां पर लिखा जाएगा को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन द, नोट करके लिख लीजिएगा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर वेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द vectors. Okay, co-initial vector and co-terminal vector are co-terminal vector are used to find angle between the vectors. co-initial vector या co-terminal vector का जो इस्तेमाल किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को निकालने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। दो वेक्टर के अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर के टेल के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, एक एंगल की बात करेंगे हम लोग, इधर तो कॉपी कर ही लिए होंगे। जैसे ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को निकालना है। क्या करना है? एंगल को निकालना है। ओके, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को निकालना है, फाइंड करना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, दोनों अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल के बीच का एंगल जो होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। आप देख सकते हैं वेक्टर ए का जो है ना,
वेक्टर ए का हेड यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर हेड है ना, वेक्टर ए यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर हेड मिल रहा है, और वेक्टर बी यहाँ से निकल रहा है, मतलब वेक्टर बी का ये टेल है ना, वेक्टर ए का ये हेड है और वेक्टर बी का ये क्या है, टेल है। तो एक वेक्टर का हेड मिल रहा है, दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा है ना, तो फिर ये एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा, है ना। तो दोनों वेक्टर के टेल के बीच का एंगल या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके, तो इसको अगर आप जो है अगर इसको आप पैरेलली वेक्टर, अगर ये फ्री वेक्टर है ना, ये फ्री वेक्टर है, इन जनरल जो वेक्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे है ना, जो भी वेक्टर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स में, तो वो फ्री वेक्टर होगा। जब तक उसको स्पेसिफाई नहीं कर दें कि ये लोकलाइज्ड वेक्टर, तब तक उसको फ्री वेक्टर मानेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बाद जो है, बात करेंगे थोड़ी देर में कि फ्री और लोकलाइज्ड क्या होता है। फ्री वेक्टर को जो है इतना ध्यान रखना है कि फ्री वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। ओके, इसको पैरेलली क्या क्या आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर आ गया तीर। ठीक है, अब जो है ये वेक्टर ए रहा है ना, तो कोई भी वेक्टर जो ड्रॉ करते हैं हम लोग इन जनरल बोर्ड पर, तो वो आपका फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब जो है देखिए, अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना, ये दोनों वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल है ना, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, है ना, ये जो है दोनों वेक्टर के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे। और सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो है 80 डिग्री है ना, या 60 डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री है ना, सपोज मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है ना, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, तो डायरेक्ट नहीं बोल देना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये सिंपल है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, है ना, ऐसा नहीं है। दोनों वेक्टर, ये जो है एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करा गया है ना, उसके बाद ये एंगल है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, दोनों वेक्टर के टेल या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, है ना। तो 180 टोटल 180 होता है, 180 में 60 घटा दीजिए, कितना बच जाएंगे 120। तो ये 120 वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है ये बात। तो दो वेक्टर के बीच का जब भी एंगल निकालने पूछा जाएगा, तो आपको देखना है कि दोनों वेक्टर का हेड को ज्वाइन कीजिएगा या दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद हेड के बीच का या टेल के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके, तो और एक सवाल ले लेता हूं, है ना, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। खैर कॉपी तो कर लिए होंगे, या नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल है, इफ ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, then find the angle between vector A and vector B and vector C and vector A। ओके, तो ABC को इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है, कहे तो समबाहु त्रिभुज बता रखा है ना। उसके बाद जो है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल पूछा है, B और C के बीच का एंगल पूछा है, और C और A के बीच का एंगल पूछा है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल पूछा है ना। और ये बोल रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। ओके, तीनों एंगल, लेकिन आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल, वेक्टर ए 60 डिग्री, वेक्टर बी भी 60, वेक्टर सी भी 60, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछा है तो कितना आएगा। देखिए वेक्टर ए यहाँ हेड आ रहा है ना, हेड है, और वेक्टर बी जो है यहाँ से निकल रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर बी का ये टेल है, और वेक्टर ए जो है यहाँ आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर ए का हेड है। तो नहीं, हेड और टेल के बीच का एंगल वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होता है ना, तो टेल के बीच का एंगल होता है। तो इसको पैरेलली जो है हम शिफ्ट कर दिया आगे। ओके, तो इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये शिफ्ट कर दिया इसको वेक्टर बी। ओके, इधर लिख देता हूं मैं वेक्टर बी, इसको पैरेलली जो है आगे शिफ्ट कर दिया। अब जो है शिफ्ट करने के बाद जो है, अब देखिए, अब वेक्टर ये हो गया वेक्टर ए, इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो जो भी हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे सारे के सारे वेक्टर जो हैं इन जनरल फ्री वेक्टर होता है, तो फ्री वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखिए वेक्टर ए का टेल
और वेक्टर बी का टेल, दोनों का टेल सेम है ना। अब ये वाला जो एंगल होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। ओके, तो टोटल 180 डिग्री है, यहां से यहां तक ये एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 120 डिग्री। ये कितना डिग्री एंगल हो जाएंगे 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल कितना डिग्री 120 डिग्री। ओके, अब जो है बी और सी के बीच का एंगल देखना है ना। अब क्या देखना है, बी और सी के बीच का एंगल देखना है। तो बी और सी के बीच का एंगल देखिए, वेक्टर बी का हेड यहां पर ज्वाइन हो रहा है और वेक्टर सी का टेल। तो वेक्टर बी को जो है आगे पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं, इसको आगे पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ओके, ये वेक्टर आपका बी रहा, तो ये वेक्टर बी रहा और ये वेक्टर सी रहा। तो दोनों का देखिए टेल ज्वाइन हो रहा है। इसके बाद ये वाला एंगल जो होगा वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल होगा। तो आपका जो है ये भी कितना आ जाएंगे 180 में 60 जाएगा तो 120, ये भी आपका कितना आ जाएगा 120। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल 120 डिग्री। ओके, अब जो है वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल पूछा है ना। वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का वेक्टर देखिए, वेक्टर ए तो यहां से निकल रहा है, वेक्टर सी यहां पर जा रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर सी को पैरेलली आगे शिफ्ट जगह नहीं है ना, तो शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब जो है शिफ्ट करने के बाद जो है ये वाला इसका भी टेल वेक्टर सी का, ये वेक्टर सी रहा, वेक्टर सी का टेल और वेक्टर ए का टेल दोनों का ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी 120 डिग्री है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इक्वल 120 है ना। तीनों एंगल जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी और ए के बीच का एंगल कितना आ जाएंगे 120 डिग्री है ना। थोड़ा डायरेक्शन उल्टा पुल्टा रहा था तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, एक्चुअल में सेम डायरेक्शन दे दिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब भी निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का एंगल जो होता है वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट इसको कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ जो हम लोग आप लोग जो 11th में बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे फिजिक्स में, है ना। तो लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होना है तो उस लिहाज से हम लोग सीख लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट 10 नंबर है कोप्लेनर वेक्टर, है ना। कोप्लेनर वेक्टर। ओके, the vectors which are lying in the same plane on the same plane is called कोप्लानर वेक्टर। ओके, तो जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेगा वो सारे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर मान लेते हैं कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर, देन तब क्या होगा एसटीपी ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर 0। इसको बॉक्स ऑफ ए बी सी, कहीं कॉमा नहीं लगाना, स्पेस देकर लिखना, बराबर 0। ठीक है, तो अगर दो या दो से अधिक वेक्टर सेम प्लेन में होगा, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है ना, तो वेक्टर ए है बोर्ड के प्लेन में, वेक्टर बी है बोर्ड के प्लेन में, वेक्टर सी है बोर्ड के प्लेन में, है ना। तो दो या दो से अधिक वेक्टर जब सेम प्लेन में रहेगा तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर्स विच आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करता है इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर वेक्टर हैं तब एसटीपी ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल कितना आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, है ना। इसको अभी ध्यान रखना इस रिजल्ट को, और फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि आखिर ये क्या होता है एसटीपी ऑफ ए बी सी बराबर 0, है ना। ऐसा क्यों होता है,
क्या रीजन है आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखना, जब आ गया कोप्लेनर वेक्टर तो मैंने लिख दिया इस पॉइंट को, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे, ओके। तो चलिए कोप्लेनर वेक्टर के बाद जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद और दो तरह का बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स में बचा हुआ है। चलिए 10, इसके बाद 11, फ्री वेक्टर, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। द वेक्टर फ्री वेक्टर थोड़ा मिटता नहीं है ढंग से यार। फ्री वेक्टर, द वेक्टर whose line of action can be changed is called free vector, ठीक है। द वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन कैन बी चेंज, है ना, इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। जिस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन जो है चेंज हो सकता है उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, फ्री वेक्टर जो भी होता है, और फ्री वेक्टर जो है, फ्री वेक्टर जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसके डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये वेक्टर है ना, ये डिपेंड, इसका पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो इसको आप फ्रीली कहीं पर भी, इसको पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको पैरेलली ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये फ्री वेक्टर है, और इन जनरल आपको जो भी इस्तेमाल होंगे मैथमेटिक्स में, है ना, और जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जब भी वेक्टर का सिम्बॉलिकली वेक्टर को लिखेंगे तो जब भी इस्तेमाल करेंगे वो आपका फ्री वेक्टर होता है ना। सिर्फ इन जनरल आपको लोकलाइज्ड वेक्टर को छोड़कर, लोकलाइज्ड नाम से ही क्लियर है कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लोकलाइज्ड वेक्टर को छोड़कर बाकी सब के सब वेक्टर जो है इन जनरल आपको फ्री वेक्टर मिलेगा, ओके। तो जो भी आपको ड्रॉ करा गया वेक्टर है आपके मैथमेटिक्स में, तो इन जनरल वो सारे के सारे कौन से वेक्टर हैं, फ्री वेक्टर हैं, कहे तो उसको पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। ये वेक्टर ए है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर भी ला सकते हैं, है ना, पैरेलली, जिस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, और जिस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर सकते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन में, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो इसको पैरेलली आप चेंज, पैरेलली जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन को, तो इसको हम जो है क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे, ओके। तो और जैसे कि मैंने बोला कि इन जनरल जो भी आपको फिगर्स, फोटो वगैरह दिखेगा आपके मैथमेटिक्स में, तो वो सारे के सारे इन जनरल लोकलाइज्ड वेक्टर को छोड़कर कैसा वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर होगा, ओके। तो चलिए ये फ्री वेक्टर हो गया। अब जो है ये शायद 11 नंबर होगा, है ना, और लास्ट में 12 नंबर, ठीक है। तो फ्री वेक्टर में लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई भी चीज़ है ना, जैसे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो फोर्स लगा रहे तो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, है ना। तो फ्री वेक्टर में उसको लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना, साइड भी कर सकते हैं, है ना। वैसे फोर्स जो है फ्री वेक्टर नहीं है, है ना, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो जिसका लाइन ऑफ एक्शन को आप चेंज कर सकते हैं वो सारे के सारे कौन सा वेक्टर हो जाएंगे, फ्री वेक्टर हो जाएंगे। फ्री वेक्टर जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर whose line of action cannot be changed is called localized vector,
is called localized vector. The vector whose line of action cannot be changed is called localized vector. जिस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं वो आपका लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है ना। लोकलाइज्ड वेक्टर जो है डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, साथ साथ में लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। 3 चीजों पर डिपेंड करता है लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, तो जो है लोकलाइज्ड वेक्टर जो है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जो है ना, ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चीज है, सपोज मान लेते हैं इसे क्यूबिक वाला शेप है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, क्यूब के आकार का कोई चीज है ना, मान लीजिए, है ना, थोड़ा सा बॉक्स टाइप का क्यूब के आकार का कोई चीज है, और अगर क्यूब के आकार की कोई चीज़ है यहाँ पर इसको खींचा जाए, है ना, समतल सतह पर अगर इसको खींचा जाए, है ना, सरफेस पर खींचा जाए, तो आपको छोटा सा है तो क्या होगा, ये सरक जाएगा, है ना, खींचा चला जाएगा। और लेकिन यही जितना फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं कि जितना भी फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको खींचा जा रहा है ना, तो ये आगे सरकते जाएगा, लेकिन उतने ही 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऊपर में लगाकर, टॉप पॉइंट पर लगाकर खींचा जाएगा, तो ये क्या होगा, है ना, ये हो सकता है कि सरक नहीं करके जो है टॉपल्ड हो जाए, है ना, हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए, है ना, ऐसे टॉपल्ड हो जाए, है ना, तो फिसल जाए। तो आपको जो है सेम फोर्स है, लेकिन आप देखिए लाइन ऑफ एक्शन जब चेंज किया, यहां पर लगाए तो ये आपका जो है रिजल्ट कुछ और दे रहा था, ये सरकने वाला रिजल्ट दे रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही सेम फोर्स जब ऊपर लगा तो ये टॉपल्ड हो जाएगा, है ना, ये वस्तु जो है टॉपल्ड हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, लुढ़क जाएगा। तो सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जब चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। तो फोर्स जो है आपका जो है लोकलाइज्ड वेक्टर है ना, फोर्स कैसा वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आया, अब जैसे यही चीज है, पानी की बोतल है, अगर इसको आप ऐसे नीचे से खींचिए, है ना, ये सरकते जाएगा, है ना, कोई समतल सतह पर जो है ना, प्लेन सरफेस पर इसको खींचेगा, सरकते जाएगा। लेकिन अगर इतना जितना फोर्स नीचे खींच रहे हैं उतना ही फोर्स ऊपर लगाकर खींच रहा हूं, क्या ये सरकेगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो सेम फोर्स लग रहा है लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है ना, एक में तो नीचे आगे सरक रहा है, दूसरे में टॉपल्ड हो रहा है ना, लुढ़क जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को जो है हम लोकलाइज्ड फोर्स कहेंगे, क्योंकि लोकलाइज्ड जो फोर्स होता है वो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पर, किस लाइन ऑफ एक्शन कहां पर उसका फोर्स लग रहा है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किस जगह पर फोर्स लग रहा है ना। तो जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जैसे ये फोर्स लग रहा है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ये रहा, है ना, तो इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड है, ये फोर्स है तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ये रहा, है ना। तो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स सेम डायरेक्शन में भी लग रहा है, लेकिन अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के फोर्स को हम कौन सा फोर्स, इस तरह के वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो आज का क्लास दोस्त बेसिक टाइप्स ऑफ जितना भी वेक्टर्स है जो जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में है और जो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में था, वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ और लेवल की बात करेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स यहां पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे के चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।